वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एक प्लान के हिसाब से ऐसा कुछ मीनिंग आता है। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में भाई साहब मूवी गजब लगी मुझे। मतलब छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। हालांकि ये मूवी एक अंडररेटेड है, लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही विशाखापट्टनम के कोर्ट में डिफेंस लॉयर अपने क्लाइंट के लिए आर्गुमेंट करते रहता है। तो इसी कोर्ट में सिद्धार्थ नाम का एक पीपी होता है। जज पूछने लगता है कि मिस्टर सिद्धार्थ, आपको कुछ कहना है, लेकिन जितना भी सिद्धार्थ को बुलाए सिद्धार्थ रिएक्ट ही नहीं होता, कोर्ट में ही सोते रहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डिफेंस लॉयर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, मुझे लगता है कि मिस्टर सिद्धार्थ ड्रग्स लेकर कोर्ट में हाजिर हुए हैं। यह सुनने के बाद सिद्धार्थ फटाक से उठकर उस डिफेंस लॉयर के ऊपर टूट पड़ता है, बहुत गालियां देने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। डिफेंस लॉयर कहने लगता है कि देखा जज साहब, अब हम फिलहाल कोर्ट में ही खड़े हैं और ये सिद्धार्थ कह रहा है कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिद्धार्थ नशे में कितना धुत है। अगर ऐसे नशेड़े लॉयर्स कोर्ट में आएंगे तो पब्लिक को क्या इंसाफ दिला पाएंगे। आप कोर्ट में ही इस सिद्धार्थ का बिहेवियर देखकर जज सिद्धार्थ को 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर देता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ जननी नाम की एक लड़की का केस लड़ा था। आटो शंकर नाम का एक बंदा उस जननी के साथ अत्याचार किया। सो वही जननी का केस कोर्ट में लड़के ये सिद्धार्थ 3 लोगों को सजा दिलवाता है। सिद्धार्थ केस जीतने के बाद मीडिया वाले और सारी पब्लिक इस सिद्धार्थ को बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं। मतलब एक टाइम पर सिद्धार्थ ऐसे केसेस लड़ा करता था, क्रिमिनल्स को सजा दिलवाता और मासूमों को न्याय दिलवाता। खैर, अब सिद्धार्थ के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसी तरह सिद्धार्थ की एक बहन भी होती है। एक दिन सिद्धार्थ किसी केस के सिलसिले में बात करने के लिए एक ओल्ड एज होम पर जाकर एक बूढ़ा बूढ़ी से बात करने लगता है। मतलब इन दोनों का बेटा थोड़ी सी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए सिद्धार्थ को यहाँ पर भेजता है। अब इसी ऑर्फनेज में सीता नाम की एक लड़की भी रहती है। सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगती है कि एक बार भी इनके बेटे ने यहाँ पर आकर नहीं देखा और जब बिजनेस में लॉस हुआ तो प्रॉपर्टी के लिए आपको भेजा। जो भी हो हम कोर्ट में देख लेंगे। अब सिद्धार्थ सीता को देखते ही फ्लैट हो जाता है। चुपचाप सीता की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट को समझा दूंगा। उसके बाद सिद्धार्थ और सीता इसी केस के सिलसिले में एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं और इसी तरह एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। फाइनली इन दोनों की शादी भी हो जाती है। खैर, प्रेजेंट डे पर सिद्धार्थ एक पब पर आकर दिव्या नाम की एक लड़की से मुलाकात करके इसके साथ ड्रिंक करके ड्रग्स करके एंजॉय करते रहता है। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ उस दिव्या को उसके हॉस्टल के रोड के पास ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। दिव्या नशे में हिलती डुलती अपने हॉस्टल पर जाती रहती है पैदल। तभी कोई अनजान बंदा इस दिव्या को फॉलो करते हुए कुछ समय के बाद इस दिव्या के ऊपर वार कर देता है। दूसरे दिन उस दिव्या की बॉडी किसी क्वेरी के पास पड़ी होती है। वहाँ पर काम करने वाले बंदे दिव्या की लाश को देखकर फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले, मीडिया वाले, फोरेंसिक वाले यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करने लगते हैं। इसी दरमियान में कविता नाम की एक एसीपी यहाँ पर आकर क्राइम सीन की अच्छे से इंस्पेक्शन करती रहती है और थोड़ी देर के बाद रघुराम नाम का एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है। अब इसके बारे में बात करें तो ये काम कम बकबक कुछ ज्यादा करता है। स्पेशली मीडिया के पास आकर कहने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, पहले मुझे बर्थडे विश करो। और उसी तरह ये रघुराम इस कविता को इतना लाइक नहीं करता। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर इसको लानतान करते रहता है कि इसने सैल्यूट नहीं किया, बर्थडे विश नहीं किया। कविता रघुराम से कहने लगती है कि सर, क्राइम सीन पर कुछ ढंग के क्लूज ही नहीं मिले। किलर ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इस लड़की को मारा। दूसरी तरफ वो सिद्धार्थ फुल नशे में एक एंटीक शॉप पर आता है। इस शॉप को जोसेफ नाम का एक बंदा रन करते रहता है। जोसेफ सिद्धार्थ की हालत को देखकर कहने लगता है, अरे सर, ये आपने अपने आप को क्या बना लिया। एक मेडिसिन की तरह आपको मैंने थोड़ा सा ड्रग्स दिया और आपने तो उसकी लत ही लगा ली। प्लीज सर, आप इस आदत को छोड़ दीजिए। सिद्धार्थ कहने लगता है, अरे ज्यादा क्या होगा जोसेफ, मर जाऊंगा ना मैं। खैर, कृष्णा की मूर्ति तो आई है ना। जोसेफ एक कृष्णा की मूर्ति इस सिद्धार्थ को देने पर सिद्धार्थ इसको पैसे देने लगता है। जोसेफ कहने लगता है, नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बस आप ठीक हो जाओ। दूसरी तरफ वो रघुराम और कविता फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब वही उस मरी हुई दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। डॉक्टर कहने लगता है कि किलर ने इस दिव्या को बहुत ही बेरहमी से मारा। मतलब बॉडी के ऊपर काफी सारे जख्म है और इसी तरह दिव्या के साथ अत्याचार भी किया। इसके प्राइवेट पार्ट पर एक बड़ा सा बोल्ट भी पाया गया। सीमेंट के हिसाब से किलर का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो सकता है। इस लड़की को इतना टॉर्चर करके मारा जिसका मतलब वो किलर कोई साइकोपाथी हो सकता है। इस तरफ जब सिद्धार्थ वापस अपने घर पर आता है तो इसकी बहन अभी तक खाना नहीं खाया। डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मेरे लिए तुम इंतजार मत करो,
तुम खाना खा लो। इसकी बहन पूछने लगती है कि भैया सर पर वो जख्म कैसा। सिद्धार्थ कहने लगता है कि बस ऐसे ही गिर गया था मैं। इस तरह से उस मूर्ति को अपने साथ लेकर सोते हुए अपनी वाइफ सीता को याद करने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सिद्धार्थ और सीता की शादी होने के बाद ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। एक दिन सीता सिद्धार्थ को एंटिक शॉप पर भेजती है। मतलब सीता को एंटिक पीसेस कलेक्ट करने का बहुत ही शौक होता है। तो यहीं पर सिद्धार्थ की मुलाकात उस जोसेफ से हुई। सीता सिद्धार्थ को फोन करके कहने लगती है कि अगर वहाँ पर कृष्णा की मूर्ति होगी तो मेरे लिए ला दो। जोसेफ कहने लगता है कि सर अभी तो ऐसी कोई मूर्ति नहीं, अगर आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद सीता और सीता एक शॉपिंग मॉल पर जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। इसी दरमियान में सीता कुछ कपड़े सेलेक्ट करके ट्रायल रूम पर जाती है ट्राई करने के लिए। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ को सीता नजर ही नहीं आती उस मॉल में। जब सीता को कॉल करने लगता है तो वो फोन सिद्धार्थ की बहन लिफ्ट करती है। मतलब सीता ने अपना फोन घर पर ही भूल गई। सिद्धार्थ अपने मामा को फोन करके पूछने लगता है क्या सीता वहाँ पर आई है। इसका मामा कहने लगता है नहीं सिद्धार्थ, क्यों क्या हुआ। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि इसका मामा और कोई नहीं वही फॉरेंसिक डॉक्टर होता है। पहले रात होने के बाद सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन पर जाकर सीता की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। लेकिन वहाँ का पुलिस सिद्धार्थ का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि एक केस में इस पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में रॉन्ग प्रूफ किया था, इसीलिए ये पुलिस वाला सिद्धार्थ को इतना लाइक नहीं करता। सिद्धार्थ यही कहने लगता है कि आप कंप्लेंट देकर जाइए, हम हमारा काम करेंगे। सिद्धार्थ घर वापस आने के बाद सारे लोग सिद्धार्थ को समझाने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सीता वापस आ जाएगी, कहीं पर गई होगी। दूसरे दिन सिद्धार्थ उस ऑटो शंकर से मिलने के लिए जेल जाता है। कुछ दिनों पहले इस बंदे को सजा दिलवाई थी ना। सोचने लगता है कि शायद इसी बंदे ने सीता को किडनैप किया होगा। वो ऑटो शंकर कहने लगता है कि मैंने कहा ना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ इस ऑटो शंकर से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी बीवी कहाँ पर है, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की। वो ऑटो शंकर सिद्धार्थ को बहुत मारने पीटने लगता है और ये भी कहने लगता है कि सिर्फ तुम्हारी बीवी को नहीं तुम्हारी बहन को भी किडनैप करवा लूंगा। यह सुनने के बाद सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आकर इस ऑटो शंकर को बहुत मारने पीटने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि सीता की मिसिंग में इस ऑटो शंकर का कोई हाथ नहीं होता, बस मौका मिला इसीलिए सिद्धार्थ को बहुत मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाला सिद्धार्थ को फोन करके कहने लगता है कि हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली, आकर शिनाख्त कर लो। सिद्धार्थ बहुत ही घबराते हुए मॉर्चरी रूम पर जाकर देखने पर वो लाश सीता की नहीं होती। अब देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। सीता का कोई अता पता ही नहीं होता। सीता की याद में पहले सिद्धार्थ दारू का एडिक्ट बना, बाद में जोसेफ को ड्रग्स लेता हुआ देख ये सिद्धार्थ भी ड्रग्स का एडिक्ट बनने लगा। अब कोर्ट में ही इसके बर्ताव को देखकर जज इसको 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर देता है। हर प्रेजेंट डे पर वो एसीपी कविता सिद्धार्थ की बहन के पास आकर इसकी सैड होने की वजह पूछने लगती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होते हैं। सिद्धार्थ की बहन कहने लगती है कि मेरे भैया अभी भी भाभी को लेकर बहुत ही परेशान है। कविता कहने लगती है कि इस टाइम पर तुमको ही तुम्हारे भाई का सहारा बनना होगा, उसे समझाओ। उसके बाद वो रघुराम और कविता उस मरी हुई दिव्या के हॉस्टल पर जाते हैं थोड़ा बहुत पूछताछ करने के लिए। सो वहीं पर रघुराम को वहाँ के वॉचमैन पर शक होकर इसको थोड़ा अपने स्टाइल में पूछने लगता है। तो ये वॉचमैन कहने लगता है कि सर वो लड़की दिव्या हमेशा हॉस्टल पर लेट आया करती थी और इसी तरह उसको ड्रग्स की भी आदत थी। उसका एक बॉयफ्रेंड है सर, हमेशा वो दोनों झगड़ा करते रहते हैं। उसके बीएफ का नाम है दिनेश, वो बीच के पास रहता है। इस तरह से एड्रेस भी बोलने लगता है उस दिनेश का। जब पुलिस वाले उस दिनेश के पास जाते हैं तो वो दिनेश पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये रघुराम फाइनली उसको चेस करके पकड़ ही लेता है क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में ही इसको ये जॉब आई होती है। उसके बाद इस दिनेश को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत धुलाई करने पर दिनेश कहने लगता है कि मैडम मेरा और उस दिव्या का कब का ब्रेकअप हो गया, अब मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। एक और लड़की के साथ मैंने उसको देखा था और वैसे भी मैं उस दिव्या को क्यों मारूंगा। प्लीज मैडम मेरी बातों का यकीन करिए। उसका एक और बीएफ है, अगर मैं उसको देखूंगा तो पहचान लूंगा, शायद उसी ने दिव्या को मारा होगा। कविता यही बात रघुराम के पास आकर बताने लगती है कि सर मुझे लगता है कि दिव्या के मर्डर केस में इस दिनेश का कोई भी हाथ नहीं। कविता की बातें सुनने के बाद रघुराम यही कहने लगता है अरे क्रिमिनल्स के माइंड को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा ही कहते हैं, हमें ही क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कविता कहने लगती है सर इस दिनेश का ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है लेकिन हत्यारे का ब्लड ग्रुप ये भी नेगेटिव। दूसरे दिन सिद्धार्थ की बहन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उसी वक्त वो रघुराम कविता को फोन करके सिद्धार्थ को अपने पास लाने के लिए कहता है। रघुराम कहने लगता है कि लॉयर साहब दिव्या के केस में हम लोगों को आप पर शक है। इस तरह से दिव्या की फोटो दिखाकर पूछने लगता है। सिद्धार्थ कहने लगता है कि ये तो ज्वाला है, मेरी अच्छी फ्रेंड, इसको क्या हुआ, जब भी ड्रिंक करना हो हम दोनों पब जाते थे। रघुराम कहने लगता है कि वो लड़की मर गई और उसकी हत्या तुमने ही किया। दिनेश को बुलाकर पूछने पर दिनेश सिद्धार्थ को पहचान कर कहने लगता है
हाँ सर, मैंने इसी लड़के को देखा, दिव्या को उसके हॉस्टल के पास ड्रॉप करता था। तो ऐसे ही कुछ सबूत के बलबूते पर रघुराम सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लेता है। दूसरे दिन ही सिद्धार्थ का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। सिद्धार्थ खुद एक लॉयर होने की वजह से अपने खुद का केस लड़ने लगता है। सिद्धार्थ के अपोजिट ही वो डिफेंस लॉयर होता है, चिन्ना बाबू। तो ये चिन्ना बाबू अपने तरीके से कुछ सबूतों को प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे दिनेश, सिद्धार्थ और दिव्या की सेल्फी। दिव्या के पास सिद्धार्थ का एक बाल भी मिला। जब सिद्धार्थ की बारी आती है तो सिद्धार्थ उस दिनेश से पूछने लगता है कि तुमने बस मुझे दिव्या को ड्रॉप करते हुए देखा, नहीं कि हत्या करते हुए। हॉस्टल के पास ड्रॉप कोई भी तो कर सकता है, इसमें क्या हर्ज है। अब सेल्फी के बारे में बात करें तो वो दिव्या मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, तो सेल्फी लेते समय मेरा बाल उसके ऊपर आ गया होगा। और इसी तरह दिव्या को ड्रॉप करने के बाद मैं वापस अपने घर पर चला गया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस वाले मुझे ड्रंकन ड्राइव केस में फाइन बनने के लिए कहा। उस समय था ठीक 1 बजे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दिव्या की हत्या भी ठीक 1 बजे के आसपास हुई। तो जो साहब, मैं एक ही टाइम 2 जगह पर कैसे रह सकता हूँ। तो इस तरह से रघुराम और उस चिन्ना बाबू के सारे सबूत बेफिजूल हो जाते हैं, जब सिद्धार्थ को बाइज्जत बरी कर देता है। खैर, ये सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ उस चिन्ना बाबू के पास जाकर इसको बहुत डांटने लगता है कि मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे दोबारा परेशान मत करो एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा चिन्ना बाबू, तुम अपनी हद में रहो। दूसरी तरफ डीआईजी रघुराम और कविता को बुलाकर स्पेशली रघुराम को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज है नहीं, मीडिया के साथ कैसे बात करते हैं यह तुमको पता नहीं, खामखा डिपार्टमेंट की इज्जत निकाल दी तुमने। इस तरह से उस दिव्या के केस कविता को सौंपने लगता है। उसी रात वो रघुराम और चिन्ना बाबू एक दूसरे से मुलाकात करके दोबारा यही प्लानिंग करते रहते हैं कि उस सिद्धार्थ को कैसे मात दे। और उसी तरह रघुराम के सामने ये कविता भी आ गई। दूसरी तरफ एक अनजान बंदा चोरी चुपके उस चिन्ना बाबू के घर में घुसकर उसकी बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सुबह होने के बाद उस चिन्ना बाबू की बीवी की लाश किसी खेतों में मिलती है। वहाँ के लोग लाश को देखकर फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। अब कविता यहाँ पर आकर क्राइम सीन की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो कविता सिद्धार्थ के घर पर आकर सिद्धार्थ का वॉलेट दिखाते हुए कहने लगती है कि ये तुम्हारा वॉलेट क्राइम सीन पर मिला, अगर इस सबूत से मैं तुमको कोर्ट में लाऊंगी तो तुम दोबारा बच जाओगे, ठोस सबूत के साथ मैं तुमको अरेस्ट करूंगी। सिद्धार्थ यही कहने लगता है कि कविता, मैंने किसी को नहीं मारा, पता नहीं मेरा वॉलेट वहाँ पर कैसे गया। सिद्धार्थ अपने मामा उस फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर कहने लगता है कि मामा, पता नहीं मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, पहले सीता मिसिंग हो गई, उसके बाद पुलिस वालों को क्राइम स्पॉट पर मेरा वॉलेट मिला, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इसका मामा कहने लगता है ठीक है सिद्धू, मैं तुम्हारी भरपूर से मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। सो सिद्धू और उसका मामा कुछ पुराने रिपोर्ट्स को रेफर करते रहते हैं। दूसरी तरफ कविता भी अपनी तरीके से केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। जहाँ पर क्राइम हुआ वहाँ के लोग यही कहने लगते हैं कि हमने इस सिद्धू को नहीं देखा। इस तरफ सिद्धार्थ विक्टिम्स के रिपोर्ट्स को देखकर इसको कुछ बातें पता चलती है। अपने मामा से कहने लगता है कि क्राइम स्पॉट पर 3 लोगों के ब्लड ग्रुप्स पाए गए, एक है वो पॉजिटिव दिव्या का, दूसरा है ये भी नेगेटिव और तीसरा है ये भी पॉजिटिव। डॉक्टर्स ने सीमन के हिसाब से ब्लड ग्रुप को पहचाना, लेकिन कुछ केसेस में RH फैक्टर की वजह से नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, जिसका मतलब किलर का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव नहीं बल्कि AB पॉजिटिव है और मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव। मामा आप प्लीज एक बार मुझे DIG से मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। सो दूसरे दिन मीटिंग फिक्स हो जाने की वजह से सिद्धार्थ उस DIG के पास जाकर केस के सारे डिटेल्स समझाने लगता है। जब सिद्धार्थ दिव्या के क्राइम स्पॉट पर गया तो उसको कुछ सबूत मिले। पहला ये कि कुछ धान, मतलब जो खेतों में धान होती है ना, वो धान, और इसी तरह किसी पत्थर से खून से C कहकर लिखा। वहीं पर मुझे एक छोटा सा पेपर भी मिला, उस पेपर में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो धान वहाँ पर मिले आसपास एरिया में कोई भी खेत नहीं है, जिसका मतलब किलर ने दूसरे मर्डर का लीड दिया। सो दूसरा मर्डर उस किलर ने चिन्ना बाबू की बीवी को किया खेतों में। दूसरे क्राइम स्पॉट पर भी जाके मैंने कुछ सबूत ढूंढा तो वहाँ पर मुझे कुछ कलर के धागे नजर आए। खून से एक लेटर भी लिखा हुआ था, वो C और P कुछ एरियाज के नाम है जो किलर ने हमें हिंट दिया अपने अगले मर्डर का। और एक और बात यह है कि हर मर्डर के बीच 10 दिन का गैप है और धागे के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो किलर दूसरा मर्डर किसी कॉटन मिल पर करने वाला है। और उसी तरह सर
दूसरा मर्डर हुए 10 दिन हो चुके हैं। मेरे हिसाब से किलर ने अपना तीसरा मर्डर भी कर चुका होगा। मैं चाहता हूँ कि पुलिस मेरी सहायता करे। रियाजी कविता से कहने लगता है कि आपसे इस सिद्धार्थ की मदद करिए। उसी वक्त सिद्धार्थ और कविता उस गांव के कॉटन मिल के पास जाकर इधर उधर तलाशी लेने लगते हैं। तो उसी मिल में सिद्धार्थ को खुद का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। कविता से कहने लगता है, देखा किलर मुझे ऐसे फंसा रहा है, मेरी चीजों को ऐसे प्लान करके। और थोड़ा तलाशी लेने पर एक फ्रिज में एक लड़की की लाश मिलती है। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं। उसके बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो सिद्धार्थ कविता को बुलाकर कहने लगता है कि उस किलर ने उस लड़की को बेहोश होने तक मारा। उसके बाद उस लड़की को फ्रिज में बंद करके उस फ्रिज में काफी सारे चूहे छोड़ दिया। बेचारी वो लड़की तड़प तड़प के मर गई। फ्रिज के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसको डिकोड कर लेता है। कविता से कहने लगता है कि किलर ऑलरेडी एक और मर्डर कर चुका है कल ही। इस तरह से एक शमशान घाट पर जाते हैं। पता चलता है कि किलर ने यहाँ पर भी किसी को लाकर जलाकर मार दिया। उसी जगह पर एक फोटो और उसके पीछे कुछ वर्ड्स नजर आते हैं, CFA/T। सो उसके बाद सिद्धार्थ अब तक जो सारे क्लूज मिले उन सारे क्लूज को डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। पता चलता है कि ये तो एक केस नंबर है 361/2010। सो फटाफट से अपने पुराने केसेस को ढूंढने लगता है। क्या मैंने ऐसे केस को लड़ा था? तो सच में कुछ सालों पहले सिद्धार्थ अजय नाम के एक बंदे के अगेंस्ट में केस लड़ा था। उस अजय का केस कविता को सुनाने लगता है। एक्चुअली ये अजय हवसी टाइप का बंदा होता है, लड़कियों के ब्रास वगैरह चुरा कर आनंद लेता। एक दिन अपने ही अपार्टमेंट के किसी छोटी बच्ची के साथ गलत हरकतें करने लगा। किसी काम से सिद्धार्थ वहाँ पर आया था और इस अजय को देखकर बहुत मारने पीटने लगा और इस अजय को कोर्ट में घसीटकर इसको सजा दिलवाई। बाद में शायद इस अजय को बेल मिल गई और अब तक जो लोग मरे वो सारे लोग सिद्धार्थ के जान पहचान वाले थे। जैसे वो दिव्या, चिन्ना बाबू की वाइफ, जो लाश जली थी ना, वो लाश उस छोटी बच्ची की माँ की थी। सो कविता से कहने लगता है कि ये अजय सारे लोगों को मारकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो मुझसे बदला चाहता है, जिसका मतलब शायद सीता को भी इसी ने किडनैप किया होगा। इस तरह से फटाफट से ये दोनों उस अजय के घर पर जाकर अजय के माँ बाप से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा अजय कहाँ पर है। शॉकिंग बात यह है कि जेल से बाहर आने के बाद अजय आत्महत्या करके मर गया। जब सिद्धार्थ और कविता उस घर से बाहर जाने ही वाले होते हैं तो इस घर के बाहर काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। कविता से सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं कि आप कैसी पुलिस ऑफिसर हो, मरे हुए बंदे को अरेस्ट करने के लिए आए, और वैसे भी इस सिद्धार्थ पर ऑलरेडी एक केस चला था। कविता कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। शॉकिंग बात यह है कि मीडिया वालों को लीक करने वाला वो रघुराम होता है। कविता पर नजर रखे था। वो डीआईजी कविता को बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इस केस को कॉन्फिडेंशियली इन्वेस्टिगेशन करो, तो मीडिया वालों को कैसे बात पता चली। उसी तरह सिद्धार्थ से भी कहने लगता है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी मदद नहीं करेगी, थैंक यू। उसके बाद सिद्धार्थ केरला जाकर वहाँ के कुछ पुलिस वालों से मुलाकात करके अपनी तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। मतलब सिद्धार्थ का यही मानना होता है कि वो अजय जेल से बाहर आकर आत्महत्या नहीं की, अभी भी जिंदा है। सो केरला में सिद्धार्थ को उबैद नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है। उसके घर पर जाकर थोड़ा तलाशी लेने पर एक लैपटॉप मिलता है। तो पहले अजय एक फेसबुक पेज को ओपन किया। इस पेज में जो लोग ब्लड डोनेट करने वाले होते हैं उन लोगों को इनवाइट किया। तो इसी प्रोसेस में इसको उबैद के बारे में पता चला, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। अजय उस उबैद से दोस्ती करके उस उबैद को यहाँ पर लाकर मार दिया ताकि लोगों को ये यकीन दिलाए कि ये अजय ही मर गया, क्योंकि इस उबैद का हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप सेम होता है। सिद्धार्थ यही सारी बातें कविता को आकर बताने पर कविता भी शॉक में रह जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बहन को किसी कुरियर बॉय से फोन आने पर वो अपने घर से बाहर जाती है। बाहर एक गाड़ी होती है लेकिन गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी वक्त कोई अनजान बंदा सिद्धार्थ की बहन पर हमला कर देता है, लेकिन इसको किडनैप नहीं करता। सिद्धार्थ की बहन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेती रहती है। तभी कविता सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारी बहन ने ये स्टेटमेंट दिया कि तुमने ही अपनी बहन पर वार किया, तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा सिद्धार्थ। लेकिन फिर भी कविता सिद्धार्थ को थोड़ा टाइम देती है अपने आप को निर्दोष प्रूव करने के लिए। तो उसके बाद सिद्धार्थ अपने घर के पास जाता है क्लूज ढूंढने के लिए, क्योंकि यहीं पर अजय ने इसकी बहन पर वार किया ना। तो पेड़ के पास एक डॉल लटकाई हुई होती है। इस डॉल के अंदर एक छोटा सा पेपर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिखा भी नहीं होता। सिद्धार्थ को दिव्या के क्राइम स्पॉट पर भी एक पेपर मिला था ना। इन दोनों पेपर्स को ज्वाइन करके कुछ केमिकल्स में मिक्स करके अच्छे से देखने लगता है। तो इसमें किसी लोकेशन की फोटो होती है। तो सिद्धार्थ फटाफट से उस लोकेशन पर आता है। उसी वक्त वहाँ पर वो अजय भी आता है,
जो हूबहू सिद्धार्थ ही की तरह नजर आते रहता है। एक्चुअली ये अजय सिद्धार्थ का मास्क बनाकर, ये मास्क पहनकर इसकी बीवी को किडनैप किया और इसी तरह से सारे क्राइम्स को भी ऐसे ही किया। जब अजय अपना मास्क हटाता है, वो चेहरा देखकर सिद्धार्थ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं, वो एंटीक दुकान वाला जोसेफ होता है। मतलब इस अजय ने अपने फेस की सर्जरी करवाकर एक नया चेहरा लेकर जोसेफ की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इस जोसेफ ने जानबूझकर सिद्धार्थ को ड्रग्स की आदत दिलवाई, दिव्या से मुलाकात करवाया और इसी तरह दिव्या को मारकर सिद्धार्थ के कुछ सबूत वहां पर छोड़ दिया। अब थोड़ी देर पहले भी इसी जोसेफ ने सिद्धार्थ का मास्क पहनकर इसकी बहन पर वार किया। तो इस तरह से अपने बारे में सब कुछ बताकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। सिद्धार्थ अपनी बीवी के बारे में पूछते रहता है कि मेरी बीवी कहाँ पर है, क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ। शॉकिंगली उसी जगह पर इसकी बीवी सीता होती है। इसके आसपास काफी सारे कुत्ते भी होते हैं। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद फाइनली सिद्धार्थ उस जोसेफ के मुंह में एक खतरनाक कीड़ा डालकर इसको मार देता है। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी बीवी को उन कुत्तों से बचाकर बाहर निकाल ही लेता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।